लिखना स्टार्ट करो। अब रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों का लास्ट टॉपिक था परसेंटेज ऑफ अवेलेबल Cl2 इन ब्लीचिंग पाउडर, बराबर। ठीक है, उठो जाओ ना, बाद में से क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे ना, तब तक बंद कर लेते एक लाइट उठ के। ओके, तो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल Cl2 इन ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर, its molecular formula is CaOCl2 when it is reacted with some acid or else with water। अब मैं सारे रिएक्शंस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम हमने रिएक्शन की थी। अब इसमें होता क्या है, Ca प्लस SO4 क्या बनाएंगे, CaSO4, वो ब्लीचिंग पाउडर का ऑक्सीजन H2SO4 के H2 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, प्लस बाहर कौन सी गैस निकल रही है, ये Cl2 गैस जो है वो ब्लीचिंग एक्शन दिखाती है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये Cl2 कितना रिलीज हो रही है, परसेंटेज ऑफ Cl2 बाय मास, वो हम लोगों को निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग पहले Cl2 को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो Cl2 इज रिएक्टेड विथ Ki, समझ में आ रहा है। K एंड Cl दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं KCl एंड बाहर क्या निकलता है I। अब I अकेला नहीं रहेगा, I2 बनेगा। अब I2 देखो भाई, Cl के 2 Cl है तो 2 KCl चाहिए, 2 KCl के लिए 2 Ki चाहिए एंड 2 Ki से 2 I2 निकलेंगे, मतलब एक I2 निकलेगा। नो डाउट। नाउ दिस I2 रिलीज्ड इज टाइट्रेटेड, समझ में आ रहा है। एंड I2 का टाइट्रेशन हम लोग किसके साथ करते हैं, हाइपो के साथ। याद रखो भाई, हाइपो अगर आ गया तो तुम लोगों को ये मेथड यूज करनी है। हाइपो के साथ तुम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बैलेंस मत करते बैठना, उसका एन फैक्टर ही बहुत वियर्ड हो जाता है ना, वो हाफ आता है, हाफ इंटू 2 1, वैसे करोगे तो भी आंसर आएगा बट वो लेंदी हो जाता है, तो ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, अब I2 इज देन टाइट्रेटेड विथ हाइपो, हाइपो का फॉर्मूला Na2S2O3। ठीक है, एंड देन वी गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर 2 Na2S2O3 एंड वी गेट 2 NaI प्लस Na2S4O6। कुछ समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों को किसका परसेंटेज निकालना है, क्लोरीन का, Cl2 गैस रिलीज, समझ में आ रहा है। अब उसके लिए पहले से तुम लोगों को डेटा दिया रहता है दैट W grams ऑफ CaOCl2 releases some amount of Cl2 which when reacted with excess of Ki releases I2 which is titrated against hypo solution of some molarity M and it requires volume of V ml या लीटर, जो भी रहेगा, समझ में आ रही है। ठीक है, what is the percentage of Cl2 in this solution, getting it। अब ये क्वेश्चन करने के लिए एक तो तुम लोगों को ये रिएक्शन पता रहनी चाहिए या फिर हम लोगों ने कल जो फॉर्मूला बनाया था वो पता रहना चाहिए। ठीक है, अब पहली बात यहाँ पे what is the सिलेक्ट कैसे होता है, हाँ इधर से होता है ना, हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मोलर रेशियो ओवर हियर, तो मोलर रेशियो इज 1:2, समझ में आ रहा है। अब तो यहाँ पे अगर 2 मोल इसके हाइपो की यूज हो रहा है तो 1 मोल I2 है, समझ में आया। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग क्या बोलते हैं इसको, मोलरिटी एंड वॉल्यूम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, इसमें कोई दिक्कत। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 निकालने, तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइपो बाय 2 इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, ये समझ में आ रहा है, 1:2 का रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइपो क्या आया, M into V, तो बाय 2। Now this iodine is getting released due to this chlorine, समझ में आ रहा है। तो what is the mole ratio between chlorine and iodine, तो यहाँ पे 1:1 ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 आए है M into V by 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 भी कितने हो गए। अब ये Cl2 कहाँ से रिलीज हुआ था,
हाँ मतलब ब्लीचिंग पाउडर से रिलीज हुआ था, और वही तो हम लोगों को निकालना है ना कि ब्लीचिंग पाउडर कितना Cl2 रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 आ गए, चलो हम डायरेक्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इसका हम लोगों को क्या निकालना है, एक्चुअल में मास निकालना है। समझ में आ रहा है ना? मास ऑफ Cl2 इन ब्लीचिंग पाउडर निकालेंगे तो अपने को परसेंटेज मिल जाएगा। तो अभी इसका मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स से मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। व्हाट इज द मोलार मास ऑफ Cl2? 71। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, m इंटू वी बाई 2 इंटू 71, 2 1 2, 35.5। ये आ गया मास ऑफ Cl2। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट, परसेंटेज ऑफ Cl2, परसेंटेज बाय मास ऑफ Cl2 इन ब्लीचिंग पाउडर। तो परसेंटेज ऑफ Cl2 इज मास ऑफ Cl2 by mass of bleaching powder into 100. What is mass of Cl2? m into v, ठीक है, in liters, even now it is in liters, भूलना मत, ठीक है, into 35.5 अपॉन मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कितना दिया हुआ है, W, ये एग्जाम में दिया हुआ रहता है, into 100। कोई दिक्कत? दिस इज परसेंटेज ऑफ Cl2 इन ब्लीचिंग पाउडर। ये लिखो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक तो ये फॉर्मूला याद रखो, या फिर एग्जाम में ये रिएक्शंस और ये रिएक्शन तुम लोगों को पता रहनी चाहिए, ठीक है। बाय द वे हाइपो व्हेन रिएक्टेड विद I2 इट फॉर्म्स Na2S2 Na2S4O6 व्हेन इट इज रिएक्टेड विद एनी अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या बनाता है, ये हम लोग लिखा है, नहीं लिखा है, ओके। तो याद रखना भाई। तो आयोडीन के साथ ही ये ऐसे, हाँ हम लोगों ने वो डीएनएस ब्लॉक का चैप्टर देख रहे थे, उसमें उसका आंसर कुछ अलग आया था, याद है? मैंने बोला था इसका Na2S4O6 बनेगा, एंड कुछ अलग आ गया था, ठीक है। तो वो तो आयोडीन के साथ मतलब आयोडीमेट्री में ही ये ऐसे बनाता है। और अगर बाकी किसी भी जगह पे तुम लोग S2O3 2- हाइपो विथ any other oxidizing agent, any other oxidizing agent अगर यूज कर रहे हैं तो इट फॉर्म्स सल्फेट, SO4 2-, ठीक है। सल्फर का सल्फेट बनता है, याद रखना, लिख दो, ये लिखा है ना? अच्छा, तो मतलब तुम लोग ही भूल जाते हो चीज़ें, ओके। मुझे लगा मैं भूल रहा हूँ पढ़ाना, लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व कर रहा। क्वेश्चन इज फाइंड परसेंटेज ऑफ Cl2 present in 100 grams of bleaching powder which requires 100 ml of 1 molar, 100 ml of यहाँ पे हाँ बराबर है ना, 100 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ 100 ml of 1 molar, क्या लिखे हुए, 100 ml of 1 molar हाइपो सोल्यूशन, मतलब Na2S2O3 during iodometric एनालिसिस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, और तुम लोग फॉर्मूला अगर भूल गए, ठीक है, ये फॉर्मूला भूलना बहुत कॉमन है, बट रिएक्शंस तुम लोग याद रख सकते हो, वो लॉजिकल है ना, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड ये तुम लोगों को पढ़ना है, मतलब याद रहना ही चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो उधर से तुम लोग ये सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इसमें डेटा कुछ दिया ही नहीं और कि भाई ये रिलीज़ हुआ वो रिलीज़ हुआ, कभी कभार देते हैं कभी कभार नहीं देते, उनके ऊपर है, ठीक है। चलो अभी के लिए तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये लिख के हो गया है, सॉल्व हो गया सबका, 3.55 आंसर आ रहा है। पक्का यूनिट कन्वर्जन करना है, अगर वो नहीं किया तो आंसर गलत जाएगा। ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, मुझे सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत है, ओके।
तब तक ज़रा एक क्वेश्चन करो। ये हो गया था अपना सॉल्व करके? नहीं हुआ था, करो। किया था ये? श्योर हो? होमवर्क कौन सा होमवर्क? 60 तक तो किया है। अच्छा, होमवर्क में किया था? ऐसे कैसे? अरे क्यों? तुम लोग इधर कुछ फिल्टर विल्टर में उंगलियां करके रखे हो क्या? इजी, मीडियम, हाई। तो ये ईयर वाइज म्यूट एक बार चेक करना है। अगर तुम लोगों को उल्टा सुल्टा दिखता होगा तो तुम लोगों ने फिल्टर में कुछ चेंज किया होगा, तो भरोसा नहीं। क्या? तो नेक्स्ट करने का। जैसे आपने अगर 30 सम्स किए, फिर आपने बैक किया तो 30 गायब हो जाएंगे, फिर एकदम नए सम्स आएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे वो सॉल्व हो गए ना, इसलिए होगा फिर। नहीं, ठीक है, चलते हैं। फुकट का एप्लीकेशन है यूज करने का। ये क्या था? ओनली 2 ml ऑफ दिस अननोन मोलरिटी रिक्वायर्स। ये तो मैंने एक क्लासरूम में सॉल्व करके लिया हुआ है। ये हाँ भाई, ये शुरुआत वाले क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने सॉल्व। अरे ये सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस पीछे डालते हैं आई गेस। चलो ये करो। कैसे ये किया है बताओ। ये रुको, किसको आंसर इसका याद है? हो गया। इतना श्योरिटी के साथ है तो मतलब किया ही होगा। क्या ये? हाँ ठीक है, वो मैंने ही सिखाया हुआ, आते तुम लोग। हाँ, ये बताओ भाई, इसका आंसर कैसे आ रहा है? हाँ, क्यू डी क्यू है। ऐसे चमार दूंगा ना। चलो, ये अभी तक पढ़ाया भी नहीं है, कुछ आता जा। अरे ये डीएनएस ब्लॉक में पढ़ाऊंगा बे मैं, अभी तक ये पढ़ाने वाली चीज ही नहीं है। इसका आंसर कैसे आ रहा है तुम लोगों को? क्या? नहीं, हिंट नहीं, मतलब ये क्या आंसर है बताओ। कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ, डी क्यू। हाँ सर, लैंथर का +3 होता है, तो मतलब उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से क्या? ज़्यादा स्टेबल हो, C3+ में होगा, C4+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी वाला करेक्ट पार्ट है, बट अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देते तो मैं मान लेता। सीई एक्चुअली सारे लैंथर +3 में रहता है, करेक्ट बोल रहे हो। एंड +3 के बदले अगर वो सीरियम +4 में गया तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। उसका एटॉमिक नंबर वैसा है कि वो डायरेक्ट बन जाता है अपना ये रेडॉन, ठीक है। एंड उससे पहले EU जो है वो +3 में रहना चाहिए, बट वो जो +2 में जाता है तो वो 4F7 हाफ रेड कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। ये हम लोग अगले साल पढ़ेंगे भाई। ये इसका आंसर तुम लोग रट के कुछ मतलब नहीं है, मतलब कुछ भी क्या रट रहे हो। हाँ ना, डी है, एक चमाड़ दूंगा ना भाई। ओके, ये करो, चलो क्या रहेगा फिर भी सॉल्व करो। ये इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है। द डेंसिटी ऑफ मोनो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड इज दिस, द वॉल्यूम ऑफ इट्स। अरे नहीं, हाँ चलेगा, कर सकते हो। यस करो, कर लिया इसका भी। अबे तुम लोगों ने क्या पूरे सॉल्व करके हो चुके हो क्या? हाँ, ये इसका आंसर बताओ फिर।
ये नहीं आया ना, हाँ तो ठीक है, ये अगले साल पढ़ाएंगे, मतलब ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। अच्छा हाँ, मोर सॉल्ट गूगल करने का भाई, इतना क्या चलता है हाँ ना वो नहीं, 2 सॉल्ट मतलब इट इज अ डबल सॉल्ट, जो कि इनऑर्गेनिक मैंने बहुत टाइम से मतलब लास्ट ईयर पढ़ाया नहीं है, तो मैं भी थोड़ा 2 साल से पढ़ाया नहीं, तो मैं भी थोड़ा भूल गया हूँ। डबल सॉल्ट है एक NH4SO4 एंड FeSO4 डॉट सम H2, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, ये एक डबल सॉल्ट रहता है। हाँ बराबर है, करेक्ट है करेक्ट है। तो इट इज मेड अप ऑफ NH4SO4 अमोनियम सल्फेट डॉट FeSO4, समझ में आ रहा है, डॉट 6H2O या कुछ तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसका है। अब मुझे बताओ, तो इसमें मोर सॉल्ट तुम लोगों को पहले से पता रहना चाहिए, ठीक है, जो पहले से मतलब कॉलेज स्कूल से नहीं, एग्जाम के टाइम पे। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डबल सॉल्ट करके टॉपिक आएगा, उसमें 1-2 एग्जाम्पल में पढ़ा दूंगा, ठीक है, मोर सॉल्ट, कार्नालाइट, ये सब एग्जाम्पल्स आते हैं। तो अब इसमें तुम लोग अभी मुझे बताओगे FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट, अभी के लिए 6H2O लिखते हैं, 6 का 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, वो देखेंगे बाद में कभी, तो ठीक है। व्हाट इज इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब n फैक्टर बताओ, इसका n फैक्टर बताओ, एंड फिर बाद में ये सॉल्व करो क्वेश्चन, मतलब मोर सॉल्ट नहीं हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन भी तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, तो बाद में सॉल्व करना। इसका n फैक्टर कितना आएगा बताओ। ए गधो, नहीं आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे जो पढ़ा है वो याद रखो बे, यहाँ पे FeSO4 है जो +2 में है, हाँ वो +3 बनेगा। अमोनियम के बारे में कभी कुछ पढ़ाया है क्या? क्योंकि वो एसिड बेस रिएक्शन दिखाता है बे, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है क्या? नहीं। तो यहाँ पे FeSO4 अकेला है जो कि +2 से +3 में जाएगा। व्हाट इज इट्स n फैक्टर? 1। मोर सॉल्ट का n फैक्टर कितना रहता है? 1, याद रखना, ठीक है। चलो सॉल्व करो, n फैक्टर 1 लो, सॉल्व करो चलो हो गया, इसका आंसर आ गया कितना? 30, ओके। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लोगे, 30 देखते हैं, यस ठीक है। n फैक्टर अगर पता होगा तो बात खत्म है, ठीक है। इधर इन्होंने वैलेंसी फैक्टर बोला है और कुछ नहीं, v फैक्टर, ओके। सॉरी, हाँ बिकॉज फेरस फेरिक में जाएगा ना, सिर्फ लिखा के दिया ना, अज एक में जाता है, तो उसमें Fe2 + Fe3 में जाता है। क्या क्या नहीं दिया है क्या? हाँ चलता है, कुछ नहीं दिया होगा तो एसिडिक मान लेने का बस, हाँ मतलब कुछ नहीं दिया होगा तो एसिडिक मानने का बस, और कुछ नहीं, ओके। अब नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब हार्डनेस किस चीज की वजह से अराइज होती है वो पहले समझ के लेते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, इनमें डिफरेंस क्या रहता है? सॉफ्ट वाटर में क्या होता है? हाँ सोप में फोम आता है, ठीक है, एंड उसी बदले सॉफ्ट वाटर में आता है, एंड हार्ड वाटर में फोम नहीं आता, समझ में आ रहा है, ओके। अब ये होने का रीजन पहले समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। सोप्स आर कॉल्ड एज लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। तो सोप्स में क्या रहता है देखो भाई ध्यान दो, हाँ पहली बात, फैटी एसिड्स मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऐसे बड़ी बड़ी चेन रहती है, समझ में आ रही है? ऐसा कुछ हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन आइटम। यहाँ पे कितने कार्बन आइटम आ गए, जरा काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए, ठीक है। अब 12th कार्बन 12 ना, ओके। 12th कार्बन पे लेडस से हम लोगों ने डबल बॉन्ड OH ऐसा कुछ लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये 12 कार्बन का क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कोई दिक्कत? अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से H निकाल दिया, एसिड का H कैसे निकालते हैं? बेस ऐड करके, एंड उसके बदले अटैच कर दिया Na, समझ में आ रहा है?
तो O माइनस Na+, समझ में आ रहा है? ये बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फैटी एसिड। इसमें कोई दिक्कत? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सोप। समझे? अब सोप काम कैसे करते हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेंगे हम लोग। ये सब अभी अपने सिलेबस के बाहर हो गया है, इसलिए मतलब दूसरे चैप्टर से वो निकल ही गया है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ के थोड़ा सा खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बाद में समझेगा ही नहीं तो कभी। ओके, सोप कैसे काम करते हैं वो समझते हैं। अब सोप का इतना बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बार बार बनाना घंटा लाएगा, ठीक है। हाँ, बाय द वे दिस एसिड इज कॉल्ड एज कॉमनली कॉल्ड एज लॉरिक एसिड, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं तो एक्चुअल में ये एसिड बट किसी सोप में यूज नहीं होता, ठीक है। इसका सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव यूज होता है। देखो ध्यान दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and it is attached to sulfur, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉरिल सल्फोनिक एसिड, समझ में आ रहा है? लॉरिल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। व्हेन H फ्रॉम दिस सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Na, ठीक है, दिस सोप इज कॉल्ड एज सोडियम लॉरिल सल्फेट। सुना है क्या? नहीं। ऑल्सो कॉल्ड एज SLS, अभी तो सुना है? तुम लोग क्या करते क्या रहते हो, मतलब ऐसे टीवी वीवी देखते हो नहीं देखते हो? वो मामा सर पूरा इसके ऊपर तो था कि सल्फेट फ्री शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू, याद है कुछ? वो सल्फेट फ्री जो नहीं पता? अरे तो तुम लोगों ने मतलब अभी बीच में तो इतना चालू था, तुम लोग क्या करते क्या मतलब? फिर ऐसे कुछ जिंदगी में चालू पढ़ा ही शक्ल तू तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते, चल ठीक है, तुझे नहीं कुछ बोल सकता। ओके, अब तो SLS दिख रहा है, ठीक है। ये सोडियम लॉरिल सल्फेट है जो कि बहुत सारे शैम्पूज से लेके सोप्स में यूज होता है, ठीक है, ओके। एंड इसका एक्शन कैसे रहता है, मतलब वर्किंग एक्शन, ठीक है, सोप एक्शन कैसे रहता है? ध्यान दो भाई, पहली बात, सोप का इतना बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बार बार बनाने का डाल आता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग ऐसे बनाते हैं। देखो भाई, दिस इज कॉल्ड एज टेल पार्ट, ऑर्गेनिक टेल। ये देखो भाई, टेल में सारे कार्बन आइटम्स है, तो टेल किसकी कौन सी पार्ट हो गई? ऑर्गेनिक पार्ट हो गई। एंड उसी बदले उस तरफ ये जो है इसे बोलने का हेड, समझ में आ रहा है? दिख रहा है हेड, ठीक है, अजीब दिखता है एकदम, पता है मेरे को, ठीक है, तो बट हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, मजा आता है अपने को ऐसे सब करने उल्टा सुल्टा। आप देखो भाई क्या, ओके। अब तो ये ऐसे बनने के बाद दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक टेल, ऑर्गेनिक टेल, ऑर्गेनिक टेल, and this head part is called as inorganic head। समझ में आ रहा है? ये इनऑर्गेनिक क्यों? बिकॉज देखो हेड वाले पार्ट में ऑक्सीजन ऑक्सीजन Na या फिर सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन Na, ये सब इनऑर्गेनिक है, कार्बन नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, तो ये इनऑर्गेनिक बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, तुम लोगों ने लाइक डिसॉल्व लाइक नाम का कंसेप्ट पढ़ा है, ओके। तो जो चीज़ मतलब उसके जैसी मतलब चीज़ों में डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। अब वाटर इज ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? वाटर इज इनऑर्गेनिक, हाँ बराबर, कार्बन ही नहीं है ना, H2O, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है। जब हम लोग उसके अंदर सोप ऐड करते हैं, बहुत कम अमाउंट में रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत ज़्यादा सोप मॉलिक्यूल्स आने, देखो भाई एक पानी के अंदर ऐसा एक छोटा सा अगर सोप का पार्टिकल है तो वो फोम बनाएगा क्या? थोड़ा सा ऐसे मतलब हाथ पे ऐसे थोड़ा सा साबुन चिपका ऐसे पानी के अंदर ऐसे घोल दिया तो फोम निकलता है क्या? नहीं निकलता। बहुत मतलब ऐसे ड्रम में घोल दिया भाई ऐसे बहुत सारे, समझ में आ रहा है? तो सोप निकलता है क्या? नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? बिकॉज सोप के मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, ठीक है। बट हम लोग अगर बहुत ज़्यादा सोप ऐड कर दे, ठीक है, तो होता क्या है, देखो सोप का कौन सा पार्ट पानी के साथ अट्रैक्ट होगा? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक हेड वाला पार्ट अट्रैक्ट होगा। एंड कौन सा पार्ट रिपेल होगा? टेल वाला पार्ट रिपेल होगा। तो देखो लेट अस से कि ये पानी का ऐसे एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल या फिर ऐसे ग्लोब्यूल कुछ भी, ठीक है। अब होगा क्या, तो ये सारे के सारे हेड्स ऐसे इसके अराउंड अट्रैक्ट होंगे। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? फूल बन गया सारा। तो देखो ऐसे, हाँ, तो ये ऐसे हेड वाले पार्ट ये ऐसे इसको चिपक गए, बट टेल वाले पार्ट अट्रैक्ट होंगे कि रिपेल होंगे? रिपेल होंगे।
तो ये ऐसा दूर जाता है। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत घटिया बन रहा है, इतना घटिया नहीं कभी बनाया मैंने। रुको वापस बनाएंगे। देखो भाई होता क्या है, तो ये सारे टेल्स पच मत करो सालो, आता जाता कुछ है नहीं, तुम लोगों को ध्यान दो। तो ये सारे ऐसे हेड अंदर की तरफ रहता है एंड सारे के सारे टेल्स क्या होते हैं, ऐसे बाहर की तरफ रहते हैं। समझ में आ रहा है? ये ऐसा एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया, बड़ा मॉलिक्यूल बन गया एंड ये सोप बनाने का काम करता है, मतलब फोम बनाने का। फोम जो रहता है ना वो इस कंपाउंड की वजह से, मतलब ये जो बना है इसकी वजह से बनता है एंड इसे बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज माइसिली। माइसिली मिसिल जो बोलना है वो बोलो। समझ में आ रहा है? पक्का? इसमें कोई दिक्कत? तो ऐसे फोम बनता है, ठीक है। अब दूसरी बात, मतलब तुम लोगों को जो झाग दिखता है वो इन कंपाउंड, मतलब ऐसे मैक्रो स्ट्रक्चर्स की वजह से मिलता है, ठीक है। एंड अब ये काम कैसे करते हैं, ध्यान दो भाई। लेट अस से तुम लोग बर्तन धो रहे हो, ठीक है। अब तुम लोगों ने मस्त खाना वाना खाया एकदम ऐसे, खाने में बहुत सारा ऑयल था, मज़ा आ गया खाते हुए। अब खाना खाने के बाद ये ऐसे जो ऑयल है वो ऐसे प्लेट के ऊपर चिपका हुआ है। इसको पानी के साथ अगर मैं ऐसे धोने की कोशिश करूँगा, निकलता है क्या? नहीं निकलता ना, मतलब कभी ट्राई किया, ऑब्जर्व किया है? पक्का ना? हाँ। तो जो भी ऑयल है वो ऐसे पानी के साथ निकलता नहीं है। तो हम लोग यूज़ क्या करते हैं? सोप यूज़ करते हैं। पहली बात, ऑयल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। पानी तो दोनों मिक्स ही नहीं हो पाते बे, वो निकाल ही नहीं पाता। तो जब हम लोग सोप लगाते हैं तो सोप का कौन सा पार्ट उस ऑयल को पकड़ेगा? ऑर्गेनिक वाला टेल वाला पार्ट पकड़ेगा। वेरी नाइस, टेल पकड़ेगा। तो देखो मैं ये ऐसे टेल यहाँ पे, जैसे टेल ऐसे अंदर पकड़ लिया है इसको एंड फिर बाद में सोप लगाने के बाद हम लोग क्या ऐड करते हैं, मतलब क्या किससे धोते हैं इसको? पानी से। ये तुम लोगों ने ऐसे पानी थ्रो किया, देख रहा है ऐसे जाते हुए। अब पानी ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है। और जो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है वो हेड, वो भी ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? तो वो इनऑर्गेनिक हेड पानी के साथ जाने की कोशिश करेगा, बट टेल को छोड़ के जाएगा क्या? लेके जाएगा। तो टेल किस में घुसी हुई है? ऑयल में, तो ऑयल को भी लेके जाएगा। प्लेट धुल गई, मज़ा आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो लिखो भाई, तो ये समझ में आ रहा है बट पार्ट, ठीक है। ओके, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ होता है एंड अपनी प्लेट धुल जाती है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है? जब हम लोग यूज़ करते हैं हार्ड वाटर। क्या यूज़ करते हैं? अब हार्ड वाटर में होता क्या है, ध्यान दो। हाँ, ये तुम लोगों को ही लिखना है, मेरे साथ साथ ही लिखना है। मैं टाइम अलग से देने वाला नहीं हुई, मतलब एकदम प्रवचन सुन रहे हो तुम लोग, बाद में से देख रहा हूँ मैं, बट हाँ। अब होता क्या है, तो अभी के लिए हम लोग अप टू यू, मतलब ये बाद में वापस मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं। इसके ऊपर क्वेश्चन शायद से आ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, बट ऐसे बीच बीच में किधर किधर घुस जाता है ना, तो शायद से आ सकता है। तो देखो अब यहाँ पे ये ऐसे लिखूंगा चलेगा, वो अपना सोप, ये अपना कंपाउंड, ठीक है। वो मतलब वो पूरे ग्रुप को मैंने आर ग्रुप बोल दिया, वो बड़ी सी टेल को उधर वो सल्फेट वाला, ठीक है। एंड फिर एस डबल बॉन्ड ओ एन ए, ठीक है। नाउ इन हार्ड वाटर हार्डनेस एग्जिस्ट ड्यू टू, ये हम लोग इसके बात करेंगे, बट इट एग्जिस्ट ड्यू टू कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये कैल्शियम 2+ या फिर मैग्नीशियम 2+ हमारे सोप के O- को धर लेते हैं। समझ में आ रहा है क्यों धरेंगे? बिकॉज उनके ऊपर 2+ चार्ज है, माइनस को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। गेटिंग इट? एंड ये एक बार ऐसे चिपक गए, R C डबल बॉन्ड ओ, सॉरी S डबल बॉन्ड O- कितने चिपकेंगे? 2 M2+। ये समझ में आ रहा है? O- 2 M2+ को चिपक गए, ठीक है। तो ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सोप या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ सोप या फिर फैटी एसिड, ये बन जाता है। गेटिंग इट? एंड ये बाद में सोप एक्शन को हिंडर करना स्टार्ट करते हैं। मतलब इसमें से फोम निकलेगा क्या? नहीं। इस तुम लोगों ने भी हार्ड वाटर में ऐसे मतलब कुछ सोप ट्राई किया है कभी? नहीं। ऐसे एकदम से हाँ ऐसे ना, मतलब ऐसे बहुत वियर्ड सा सब्सटेंस बन जाता है ऐसे एकदम। हाँ
जू पे कभी ऐसे शैम्पू वैम्पू यूज़ किया है? शैम्पू नहीं मतलब ऐसे जू बीच पे तुम लोगों ने डुबकी तो मारी है क्या कभी? मारी है ना? तो कभी ऐसे साबुन वाबुन लेके ना मारी है? नहीं मारी है, ओके। नहीं मतलब अरे मैं अभी तुम लोगों को और क्या एग्जांपल दूँ? मैंने गांव में यूज़ किया हुआ है सोप। हमारे गांव में हार्ड वाटर कभी कभार रहता था, मतलब पहले रहता था, अभी तो वो भी नहीं रहता। अभी हार्ड वाटर मुंबई में मिलता तो बहुत डिफिकल्ट है ऐसे ना, बट हमारे ना स्किन के ऊपर ऐसे ना एक ऐसे लेयर रह जाती है अजीब सी घटिया सी, नहीं पता तुम लोगों को, छोड़ो ठीक है। हाँ, ऑयली सी लेयर रह जाती है, देखा उसने गांव में यूज़ किया हुआ है सोप, यस करेक्ट है। तो ऑयली से ऐसे ना अजीब सी लेयर रह जाती है ऐसे, और बाद में बहुत ऐसे इरिटेट करते रहते हैं, निकलती भी नहीं है साली। तो वो लेयर जो है ना इस सॉल्ट की रहती है। क्या हुआ? हाँ, तो वो लेयर जो है ना ये इस सॉल्ट की रहती है, समझ, मतलब ये झाग नहीं बना पाता। ये सॉल्ट जो है ना वो डिपॉजिट हो जाता है अपने, सॉल्ट कैसे डिपॉजिट हो जाते हैं, सेडिमेंट बनाते हैं, वैसे अपने स्किन के ऊपर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये होना चाहिए क्या? फिर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अपने को हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सॉफ्ट वाटर में। समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग लिखेंगे रीजंस ऑफ हार्ड वाटर। रीजंस ऑफ हार्ड वाटर। तो ध्यान दो बे, इसके रीजन जो है वो दो रहता है, एक रहता है कार्बोनेट, दूसरा रहता है सल्फेट्स, ठीक है, एंड क्लोराइड्स ऑल्सो, सॉरी। तो एक रहता है बाइकार्बोनेट, रीजन ऑफ हार्डनेस, तो बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तीन रीजंस है, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, ध्यान दो भाई। अगेन ये सब थियोरी है ना इस चैप्टर की है ही नहीं, इस चैप्टर में पढ़ाना नहीं चाहिए, बट ऊपर वाला जो है ना वो मतलब सोप वाला जो सोप एक्शन पढ़ाया वो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में आता है, एंड अभी जो पढ़ा रहा है वो हाइड्रोजन करके चैप्टर है। दोनों चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस चले गए हैं, बट एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आना मतलब होगा ही, होता ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं सेफर साइड थोड़ा सा पढ़ा के रख रहा हूँ, और कुछ नहीं, ये सब मेन सिलेबस में है नहीं, ठीक है। ओके, अब बाइकार्बोनेट्स, तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट रहता है CaHCO3 ट्वाइस, समझ में आ रहा है? HCO3 ये बाइकार्बोनेट रहता है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। MgHCO3 ट्वाइस, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इनके सॉल्ट्स ही पानी में रहते हैं, ठीक है। वैसे ही क्लोराइड्स CaCl2 एंड MgCl2, एंड वैसे ही सल्फेट्स CaSO4 एंड MgSO4, ठीक है। ये पहली बात तो ये कंपाउंड्स जो है ना, दिस कंपाउंड्स मतलब दिस सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जेई में ऐसा क्वेश्चन आके गया हुआ है, क्वेश्चन क्या था मुझे याद नहीं है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल या नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ऐसा क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शंस थे A CaSO4, B SrSO4, C MgSO4, D Na2SO4। विच वन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर? SrSO4, ठीक है। Ca एंड Mg सॉल्युबल है, एंड वो उसके बाजू वाले भी पहले वाले जो है वो सॉल्युबल रहता है। ये S ब्लॉक में भी था, ठीक है, और इस चैप्टर में भी था। ये दोनों के दोनों अभी इस चैप्टर मतलब सिलेबस से बाहर गए हैं चैप्टर, बट हम लोग करेंगे बाद में कभी तो, ठीक है। अभी के लिए आगे बढ़ता है। तो अब जैसे BaSO4 भी सॉल्युबल नहीं है, हम लोगों ने ये पढ़ा था यार, BaSO4 इज इनसॉल्युबल, लीस्ट सॉल्युबल, एक्चुअली इट शुड बी मोस्ट सॉल्युबल, बट वो लीस्ट सॉल्युबल हो जाता है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Ba2+। वैसे Sr भी सॉल्युबल नहीं रहता, Ba के ऊपर Sr आता है, Sr के ऊपर Ca आता है ना, कार मांगी कार, हाँ वही है ना कुछ जो कि, हाँ बेटा मांगे कन्या सुंदर, हाँ बाप राजी, यस सुंदर कन्या, यस। तो वो Sr जो है कन्या के बाद आता है, मतलब कैल्शियम के बाद आता है, तो वो वैसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, these two are temporary hardness, and these four are permanent hardness। इसका मीनिंग क्या है? ध्यान दो, अब ये इनिशियल वाले दो जो कंपाउंड्स है ना वो टेम्पररी हार्डनेस देते हैं पानी को, मतलब क्या, तो इनको अगर निकालना है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर,
ट्रीटमेंट्स ऑफ हार्ड वाटर। इसमें सबसे पहला जो है वो है बॉइलिंग। सिंपली क्या करने का, बॉईल करने का पानी को, ठीक है। अब बॉइलिंग से सारे के सारे हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। तो दिस ट्रीटमेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, यस, ओनली फॉर टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं रहता, सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस के केस में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग ये सॉल्ट्स CaHCO3 ट्वाइस, इसे हीट करते हैं। बताओ इसे हीट करने के बाद क्या बनेगा? नहीं, इसे हीट करने के बाद बनता है CaCO3। क्या बनता है? CaCO3। समझ में आ रहा है? एक CO3 रह गया एंड दूसरा CO3 निकल गया। दूसरा CO3 जब निकलेगा क्या बन के निकलेगा? CO2। समझ में आ रहा है? अब दूसरे CO3 में से CO2 निकला, मतलब एक O बच गया, एक O और 2 H है, दिख रहा है ना, 2 H, तो क्या बनेगा? H2O बनाएगा। इसमें कोई दिक्कत? अब ये CaCO3 ये है चॉक। क्या है? चॉक पानी में डिजॉल्व होता है क्या? नहीं होता, मतलब वो नीचे वाइट ऐसे प्रेसिपिटेट बनाएगा। समझ में आ रहा है? हार्डनेस किसके वजह से मैंने बोला था? Ca2+ की वजह से एंड Mg2+ की वजह से है। अब वो नीचे ये हो गया, PPT बन गई उसकी। अब हम लोग क्या करेंगे? क्लॉथ लेंगे, उसमें से पानी छान लेंगे, ऊपर चॉक बच गया मतलब CaCO3 बच गया, नीचे जो है वो प्योर वाटर मतलब कैल्शियम फ्री वाटर आ गया। अपने को वही चाहिए ना भाई, कैल्शियम फ्री वाटर चाहिए। हार्डनेस ऑफ वाटर का ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है? पक्का। Mg यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा? MgCO3 बनेगा। सेम, वो दोनों के दोनों क्या रहता है? इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है, इसमें कोई भी दिक्कत। बट बाकी दो उनको परमानेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उनको हीट करने से वो निकलने वाले हैं क्या? नहीं। अब इनके लिए केमिकल मेथड्स यूज़ करनी पड़ती है। लिखो भाई, हेडिंग लिखेंगे सेकंड, ट्रीटमेंट विथ Na2CO3। चलो भाई तुम लोग रिएक्शन लिखना है इसकी, सिंपल सी रिएक्शन है, CaCl2 प्लस Na2CO3 बातें बंद यहाँ पे। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? CaCO3 प्लस 2NaCl। समझ में आ रहा है? तो सेम टू सेम यहाँ पे CaCl का CaCO3 बन रहा है, ठीक है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वापस इसको छान लेने का, बात खत्म, ठीक है। और एल्स वी कैन ऑल्सो यूज, मतलब और एल्स क्या मतलब, दिस मेथड कैन बी यूज फॉर सल्फेट्स ऑल्सो, ठीक है। तो सल्फेट्स के लिए भी यूज़ की जा सकती है एंड विल गेट MgCO3। पानी से बाहर निकल जाता है, प्रेसिपिटेट बन गया, प्लस 2 नहीं प्लस Na2SO4, ठीक है। तो ये पानी के बाहर निकल गए एंड हार्ड वाटर क्या बन गया? सॉफ्ट वाटर बन गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत? पक्का। नेक्स्ट लिख दो ये जल्दी। अब इसके बाद थर्ड मेथड इज कैलगॉन्स मेथड, ठीक है। कैलगॉन्स मेथड, कैलगॉन्स मेथड में हम लोग यूज करते हैं Na6P6O18, ठीक है। ये अगर तुम लोगों को मतलब तुम लोगों को याद नहीं होगा, मैं याद दिलाता हूँ, ये HPO3 n नंबर ऑफ टाइम्स इस कैटेगरी का है, याद है ऐसे कुछ? HPO3 n नंबर ऑफ टाइम्स, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलने का इसको? एसिड में से जब H निकाला जाता है तो उसके पीछे लगता है 8। एक एसिड में से H निकालेंगे तो उसके पीछे लगाएंगे 8। फॉस्फोरिक एसिड का क्या बनेगा? फॉस्फेट। तो ये क्या बन गया? मेटाफॉस्फेट। समझ में आ रहा है? कौन सा मेटाफॉस्फेट है ये? सोडियम मेटाफॉस्फेट। समझ में आ रहा है? कितने मेटाफॉस्फेट है? 6 है। तो क्या बोलने का इसको? हेक्सा। समझ में आ रहा है? तो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, नाम समझा इसका कैसे आ रहा है? ओके, तो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसमें दुनिया भर के सोडियम है, ठीक है। इसका नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट,
सोडियम हेक्सा मेटा phosphate, and when it is reacted with, let us say CaCl2. समझ में आ रहा है? अब ये जब रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म Na4Ca P4O18 प्लस 2NaCl. ये पहले की सेम टू सेम रिएक्शन, 2 NaCl निकल जाएंगे, Ca चिपक जाएगा, एंड जैसे ही Ca इसको चिपक जाता है दिस कंपाउंड बिकम्स इनसोल्यूबल. इनसोल्यूबल मतलब ये ऐसे प्रेसिपिटेट बनाएगा. समझ में आ रहा है? छान लेने का, बात खत्म. ठीक है, लिख दो. हाँ, बाय द वे सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैलगॉन. ठीक है, इसे कैलगॉन बोलते हैं, इसलिए कैलगॉन्स मेथड लिख दो. अगेन ये सब रिएक्शंस एंड ऑल इस चैप्टर का पार्ट है ही नहीं. हम लोगों को जो पढ़ना है अभी तक हम लोगों ने वो पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है. ये टाइम पास चालू है. हाँ, मतलब आउट ऑफ सिलेबस पार्ट चालू है. गलती से पूछा गया तो सेफर साइड. ठीक है, एटलीस्ट मेरी तरफ से पढ़ा के हो गया, ऐसे तो बोल पाऊंगा मैं. चलो, हो गया. नेक्स्ट, सिंथेटिक रेजिन मेथड. बोलो. हाँ, P4 है, सॉरी P6 है, माय बैड. वो यहाँ पे P6 था, मैं Na के साथ कंफ्यूज हो गया उसको. अब ये P6 है, वह P थोड़ी ना कम होगा, ये P6 था. ठीक है, P6 रहेगा. अब नेक्स्ट फोर्थ थी ना, हाँ, मतलब D, सिंथेटिक रेजिन मेथड. सिंथेटिक रेजिन मेथड. ध्यान दो बे, हम लोग सोप जैसे ही बड़े इससे भी, मतलब सोप से भी बड़े, ठीक है, मॉलिक्यूल्स से बनाते हैं सल्फोनिक एसिड. RS डबल बॉन्ड O OH. ये कुछ समझ में आ रहा है? बातें बंद यहाँ पे. ये बट मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे हैं, ये सोप से भी बड़े हैं. ठीक है, एंड एकदम मतलब बिड्स रहते हैं ऐसे छोटे छोटे. ठीक है, उनमें हम लोग पहले पास करते हैं. हाँ, ध्यान दो, ये कैसे वर्क करता है. ये तुम्हारा ऐसे एक वाल्व या ट्यूब, चलो ठीक है, ये तुम्हारी वाल्व या ट्यूब, इसके अंदर वो हमारा रेजिन पड़ा हुआ है. समझ में आ रहा है? उसके ऐसे बिड्स पड़े हुए हैं, नीचे तक है. ठीक है, इसमें से हम लोग पहले पास करते हैं NaCl का सोल्यूशन. ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या पास किया, वाटर हैविंग NaCl. जब NaCl पास किया जाता है तो ये रेजिन Na को उठा लेता है एंड बनाता है RS डबल बॉन्ड O ONA, O माइनस Na प्लस HCl का सोल्यूशन नीचे निकल जाता है. फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई? ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर बाद में हम लोग इसे बोलते हैं एक्टिवेशन स्टेप. इतना अभी तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इतना करने के बाद ONA, इतना करने के बाद हम लोग इसमें से पास करते हैं लेट अस से CaCl2. समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, Ca O के साथ चिपकेगा, NCl Na के साथ निकलेगा, तो RS डबल बॉन्ड O माइनस 2 टाइम्स Ca प्लस 2 NaCl. तो जब हम लोग इसमें से हार्ड वाटर, देखो पहले हम लोगों ने पास किया, नीचे से पानी निकाल दिया, समझ में आ रहा है, एंड ऊपर Na चिपक गया. बाद में वापस हम लोग हार्ड वाटर जब पास करेंगे तो क्या चिपक जाएगा भाई, यहाँ पे ऊपर Ca चिपक जाएगा. ये रेजिन है ना बे, ये रेजिन है, समझ में आ रहा है. ऊपर Ca चिपक गया, नीचे से Ca रिमूव्ड वाटर आ गया, गेटिंग इट. ठीक है, एंड हार्ड वाटर का क्या बन गया, सॉफ्ट वाटर बन गया, खत्म बात. ठीक है, तो ये लास्ट मेथड है सिंथेटिक रेजिन मेथड. बाद में वापस रेजिन का एक्टिवेशन भी होता है. वापस हम लोगों को Ca को भी निकलना अगर रहेगा तो क्या करने का, इसमें से Na का सोल्यूशन पास करने का. ठीक है, वो हो जाता है. ठीक है, चलो वो अभी उतना देखने की जरूरत नहीं है. हार्डनेस रिमूव करना कैसे है वो देख लिया, बस हो गया. जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ता है. चलो अब आगे इसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है,
तो मतलब डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस डिग्री ऑफ हार्डनेस। ओके, ध्यान दो पे। तो हार्डनेस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ MgSO4, CaSO4, एनीथिंग लाइक दैट, समझ में आ रहा है। बट हम लोग जब मतलब हार्डनेस कैलकुलेट करने जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग ये ऐसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgSO4, CaSO4, इन सब में से क्या पास करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, समझ में आ रहा है। सोडियम कार्बोनेट पास करने के बाद उसमें से क्या बाहर निकलेगा, ये देखो भाई यहाँ पे सब जन ध्यान दो, अभी मेन पार्ट पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो इस चैप्टर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हार्डनेस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ CaCl2, MgSO4 या फिर CaSO4, MgCl2। इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट पास करने के बाद बाहर क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर MgCO3, समझ में आ रहा है। बाद में ये हम लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं ना, मैंने बोला था ना, इसको ड्राई करते हैं, इसका मास लेते हैं, समझ में आ रहा है। अब इसके मास से हम लोगों को पता चलेगा कि भाई पानी के अंदर कितना CO3 प्रेजेंट है या फिर हार्डनेस प्रेजेंट है, सॉरी पानी के अंदर कितना CaCl2 या फिर MgSO4 प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। मतलब हार्डनेस हम लोगों को फाइनली किसके ऊपर से पता चलती है, MgCO3 या फिर CaCO3, गेटिंग इट। इसमें से हम लोग एक ही सिलेक्ट किए, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया CaCO3 का, समझ में आ रहा है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ CaCO3, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड दूसरी बात, हार्डनेस है ना, ये बहुत हमेशा कम रहती है, तो हार्डनेस हमेशा हम लोग कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में निकालते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, समझ में आ रहा है। बहुत कम रहती है भाई, उतने से जैसे भी पानी पूरा हार्ड बन जाता है, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन के टर्म्स में निकालते हैं। एंड इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ठीक है। बट उसके पहले हम लोगों को सब कुछ किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, CaCO3 के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो ध्यान देंगे। हाँ, पहली बात, इधर मोलर रेशियो कितना है, हाँ 1:1, या फिर MgSO4 में भी 1:1, मतलब क्लोराइड या फिर सल्फेट कुछ भी यूज़ करो। एक क्लोराइड अगर होगा तो एक CO3 मिलेगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, समझ में आ रहा है। या फिर एक सल्फेट भी होगा तो भी एक ही कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट लेने वाले हैं हम लोग, फिर बाद में डायरेक्ट डिग्री ऑफ हार्डनेस निकाल देंगे। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इज 1 kg ऑफ हार्ड वाटर, क्वेश्चन इज 1 kg ऑफ हार्ड वाटर contains 0.002 moles of MgSO4, calculate degree of हार्डनेस, ठीक है। इसे अभी बहुत लंबा चौड़ा नाम हो जाता है, DOH लिख देंगे, ठीक है। ओके, ध्यान देंगे। तो पहली बात, MgSO4 फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ अच्छे से, इज रिएक्टेड विद Na2CO3 फॉर्मिंग MgCO3, समझ में आ रहा है। MgCO3, तो यहाँ पे मोलर रेशियो कितना आ रहा है, 1:1 का, समझ में आ रहा है। तो जितने MgCO3 के मोल्स बनेंगे, सॉरी जितने MgSO4 के मोल्स है उतने MgCO3 के मोल्स बनेंगे। बट MgCO3 के टर्म्स में लिखना है क्या, किसके टर्म्स में लिखना है, CaCO3 के, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में, ठीक है। बस उतना ही है। अब देखो मैं, तो इसके अगर नंबर ऑफ मोल्स है 0.002, ठीक है, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.002 मोल्स, समझ में आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम लोग निकालने गए, हार्डनेस हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकाली जाती है, दैट्स इट, ठीक है। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने गए तो फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट इंटू मोलार मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 0.002 इंटू मोलार मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना रहता है 100। तो आंसर कितना आया 0.2 यूनिट ग्राम्स। इसमें कोई दिक्कत? ये समझा कैसे कन्वर्ट किया? अगेन हमेशा 1:1 का रेशियो रहता है, तो ये जो भी दिया रहेगा ना उसके जितने मोल्स आएंगे उतने ही मोल्स किसके रहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। उसके मोलार मास से मल्टीप्लाई करने का मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। अब पीपीएम में निकालना है तो डिग्री ऑफ हार्डनेस निकाल लेते हैं। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस जल्दी बताओ, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आया 0.2 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स इंटू 10⁶ मतलब 6 शून्य। तो ये कट हो गए, ये कट हो गए। 1000 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 200 यूनिट क्या लिखने का ppm। ये समझे क्या? हार्डनेस कितना है तो 200 ppm है। कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे। तो हर मतलब देखो एक जगह पे लेट अस से कि हार्ड वाटर पे मैग्नीशियम का सोर्स है, दूसरी जगह पे कैल्शियम का सोर्स है, ठीक है। एंड वो दोनों मतलब इंडिया में ही पकड़ लो कि एक जगह पे मैग्नीशियम की वजह से हार्ड वाटर बन रहा है, दूसरी जगह पे कैल्शियम की वजह से हार्ड वाटर बन रहा है। एंड दोनों इंडस्ट्रीज को अगर मतलब कुछ कांटेक्ट करना है कि अरे तुम्हारे इधर कौन सी डिग्री का हार्डनेस है, मेरे इधर कौन सी डिग्री का है, वो दोनों जब बोलेंगे तो एक मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में बोलेगा, एक कैल्शियम के रिस्पेक्ट में बोलेगा, और दोनों के कैलकुलेशन कुछ ऑफ रहेंगे। फिर बाद में अगर कोई मतलब मैग्नीशियम के इंडस्ट्री वाला अपने कैलकुलेशन उसकी तरफ से करने के जाएगा जब रिपोर्ट आएगी या फिर कुछ, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ना। मतलब एक स्टैंडर्ड कुछ तो रहना चाहिए कि भाई हर टाइम पे इंसान जब कैलकुलेट करेगा तो करेक्ट ही आंसर आना चाहिए। अगर एक जगह पे मैग्नीशियम के हिसाब से हो रहा है और वो मैग्नीशियम के हिसाब से करेगा अरे रॉन्ग गया, तो माइट भी कैल्शियम रहेगा, फिर बाद में वो कैल्शियम के हिसाब से करेगा हाँ अच्छा ऐसा है, तो वो 2 बार करने के बदले एक ही स्टैंडर्ड और कुछ नहीं। मतलब रीज़न ऐसे ही रहता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, दैट्स इट। कर सकते हैं बट कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। तो और एक क्वेश्चन लो, फिर बाद में ये चैप्टर ख़त्म, फिर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 kg ऑफ हार्ड वाटर, 1 kg ऑफ हार्ड वाटर, एंड बहुत सी बार दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं जैसे इस क्वेश्चन में। हार्ड वाटर कंटेन्स 0.12% MgSO4, 0.12% इतना ज़्यादा, 0.012, यस 0.012, रुको, MgSO4, एंड इसका मोलार मास रहता है, मैं डायरेक्ट मोलार मास भी दे रहा हूँ 120 ग्राम्स पर मोल, 120 ग्राम्स पर मोल, एंड 0.0111% CaCl2 जिसका मोलार मास रहता है 111 ग्राम पर मोल, ठीक है। फाइंड, क्या फालतू करिए, चलो ठीक है, फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ दिस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे तो mg के हिसाब से करें या ca के हिसाब से करें, तो ca के हिसाब से ही, मतलब क्योंकि दोनों हैं इसलिए एक स्टैंडर्ड। चलो मैं बताऊँ, अब ध्यान दो, पहली बात परसेंटेज कितने में से निकाला जाता है 100 में से। तो देखो 100 ग्राम वाटर, वी कैन राइट 100 ग्राम हार्ड वाटर contains 0.012 ग्राम MgSO4। ये कुछ समझ में आ रहा है लॉजिक? तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स वाटर will contain how much 0.12 ग्राम MgSO4। ये समझ में आ रहा है? बिना कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो इंटू 10 करना है, 1000 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड इंटू 10 किया तो 0.12 ग्राम्स ऑफ MgSO4, ठीक है। तो MgSO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgSO4 ये बनेंगे 0.12 अपॉन
120, समझे? ये ज़रा बताओ भाई इसका आंसर कितना आएगा? 0.001, पक्का? तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ। 001 ना, पक्का? 120 रुको भाई, हाँ 0.001, यस ठीक है। 120 करने के लिए 10⁻³ करना पड़ेगा ना, 10⁻³ मतलब बराबर है 0.001। अब नेक्स्ट, वैसे ही 100 ग्राम हार्ड वाटर कंटेन्स 1 2, पक्का ना? ओके, मुझे अभी भी डाउटफुल लग रहा है बट ठीक है, चलो तुम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। अब नेक्स्ट, 100 grams ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स हाउ मच? 0.0111%, ठीक है, मतलब ग्राम्स, परसेंट क्या, परसेंटेज ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो 1000 ग्राम विल कंटेन 0.111 ग्राम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 ये हो गया 0.111 अपॉन 111, आंसर आ गया 0.001, ठीक है, मोल। अब इतने ही मोल्स हमारे पास किसके हैं? हाँ, CaCO3 के हैं, समझे? तो नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितने हो गए? हाँ 0.001 प्लस 0.001 विच इज 0.002, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग क्या निकालेंगे? मास निकालेंगे। तो मास ऑफ CaCO3 0.002 इंटू 100, आंसर कितना आया? 0.2, यूनिट क्या आया? ग्राम्स, समझे? एंड फिर बाद में तुम लोगों को डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालनी है, मतलब ppm में निकालना है। तो ppm निकालने के लिए 0.2 grams of calcium carbonate is present in 1000 grams of water into 100 नहीं सॉरी 10⁻⁶, हाँ मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ। तो 10⁻⁶, 1 2 3 1 2 3, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर कितना आएगा? 200 ppm। ये समझे? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है जो भी सॉल्ट प्रेजेंट है उसका, जो भी सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। लिख दो ये, फिर बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो न्यू चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद अभी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे।